हेलो फ्रेंड्स, इंद्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यूज पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपको लमसम 45 क्वेश्चन साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आप में से कितने इसका जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? मार्बल जो बना हुआ होता है वो किस चीज का बना होता है? सेल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। चूना पत्थर से बना होता है संगमरमर, जिसे मार्बल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में तालाब का पानी, जिसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं, स्विमिंग पूल में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिससे वो पानी शुद्ध हो जाता है? तो आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। इस 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो नीचे आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। इस 4 गैस में से कौन सा गैस के कारण लोहे में जंग लगते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। किस चीज़ का कुपोषण से सबसे अधिक कमी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की। आपका ऑप्शन डी सही जवाब, प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? व्हाट इज रोबोट? आपका ऑप्शन है एक प्रकार का रोबोट, एक बम, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, या ऑप्शन डी आपका होगा अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। सीधा सवाल है, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है, या फिर कितना बनता है? 2, 4, 8 या अनंत? अपना जवाब कमेंट कीजिएगा। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितना बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपयुक्त सभी?
जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज क्या होता है? समुद्र में पानी में ज़्यादा अंदर जाता है या उठ जाता है या उसका स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है या सभी? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। नदी से जब कोई जहाज समुद्र में जाती है तो जहाज पानी का स्तर से थोड़ा सा उठ जाता है, यानी नदी में जितना वो पानी के अंदर था समुद्र में उससे ऊपर हो जाता है, यानी उठ जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किसके कारण से रहता है? पहला, जड़त्व नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व नियम के कारण, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जब हम किसी गेंद को किसी ऊंचे स्थान पर उछालते हैं तो अधिक उछलती है, उसका कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है। अगला ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अगला ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आपका है नीला, लाल, नारंगी, हरा। इस 4 रंग में से कौन सा रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसकी कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, ऐसा क्यों होता है? आपका ऑप्शन है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आँख की आइरिस फैलती है, उसकी आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। किस कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी आँख की आइरिस फैलती है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, बाद में दिखाई देता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस रोशनी में फैलती है। आपका अगला प्रश्न है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम
धातु का तत्व एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है, क्यों? बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का इस्तेमाल होता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, या ये सभी। तो आपका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण से ही नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है बिजली के हीटर में बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो आपका ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ओसियम, टंगस्टन, मैलिबिडिनम, एल्यूमिनियम। 4 ऑप्शन में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन बी सही जवाब। टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ओस्मियम। इस 4 ऑप्शन में सबसे हल्की धातु कौन सी है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें? आपका ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। ध्वनि की गति किसी माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टील में। आपका अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपना आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? जब हम लाल रंग का गुलाब किसी हरी रोशनी में लेकर आते हैं, हरी रोशनी के जरिए देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? तो आपका ऑप्शन है पीला, गुलाबी, काला, लाल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला दिखाई देगा। जब लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में दिखाई काला देगा। आपका अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फाइडोमीटर। कौन से मीटर से दूध की शुद्धता नापी जाती है? अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना,
विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आपका अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? सब लोग टेलीविजन देखते हैं, बहुत लोग टीवी देखते हैं, लेकिन बताइए अब टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है जे एल्बर्ट, मैकमिलन, जेम्स वाट, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे एल्बर्ट। टेलीविजन का आविष्कार जे एल्बर्ट ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? विद्यमान रहता है, विद्यमान मतलब हो गया उसमें प्रेजेंट रहता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरोट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किस प्रक्रिया के माध्यम से लोहे के पाइप पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है? आपका ऑप्शन है आनलीकरण, ऑप्शन बी वल्कनीकरण, ऑप्शन सी सैयद लेपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा सैयद लेपन, ऑप्शन सी सैयद लेपन आपका सही जवाब। सैयद लेपन को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। सैयद लेपन, इसी के जरिए लोहे के पाइप पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अम्ल का उपयोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विलय को विलयन से पृथक किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? विलय को विलयन से पृथक किस प्रक्रिया को किया जाता है? विलय या विलयन होता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन निष्पदन, फिल्ट्रेशन द्वारा, वाष्पीकरण, इवापोरेशन द्वारा, निसातरण, डिकेंटेशन द्वारा, अवसादन, सेडिमेंटेशन द्वारा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को अलग किया जाता है, यानी विलय को विलयन से अलग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। इसी के जरिए किसी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को अलग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। इस 4 गैस में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन वायुमंडल में नहीं होती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? किस विधि के तहत समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए उपयोग की जाती है? आपका ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या अवसान आसवन। चार ऑप्शन में से किस प्रक्रिया के तहत समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण, इवापोरेशन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अभी जस्ट हम पहले बताए थे, किसी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को निकाला जाता है इवापोरेशन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? हम पार्ट 1 में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किए थे, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बताइए, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन, अपचयन। इंग्लिश में हाइड्रोजनेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। इसी माध्यम से तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके की नेचर अम्लीय किसकी होती है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। सिरका थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए एसिटिक अम्ल, खट्टे में ज़्यादा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड भी खट्टे में पाया जाता है, मगर सिरके की प्राकृतिक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलीन, स्ट्राइलीन। चार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरोन। तो 80 का आंसर हो जाएगा, खनिजों एवं चट्टानों में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इनमें से अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा यौगिक तत्व बनाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। आपका अगला प्रश्न है, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन है, यह सस्ती होती है, कम भारी होता है, उड़ान क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर उत्पन्न होती है या कोयले खदानों में पाई जाती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? कौन सा एसिड का इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है? ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इस 4 अम्ल में से आपका आंसर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4। आपका अगला प्रश्न है, क्यूनन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? क्यूनन प्रक्रिया जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवश्य रूप से होता है? ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए, पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंधक। इसे हम सल्फर कहते हैं, SLFUR, सल्फर, गंधक। अगला प्रश्न है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है आपका, अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने की लगता है, हवा में बाष्पीकरण होने लगता है, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है, बताइए अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा में यह जलना आरंभ कर देता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गन पाउडर मिश्रण होता है, किस चीज़ का मिश्रण होता है? गन पाउडर यानी गन पाउडर किस चीज़ से बनता है? आपका ऑप्शन है मिट्टी और TNT का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, TNT और लकड़ी के कोयले का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का। आपका अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। तो आपका जवाब हो जाएगा अणु, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई होती है। आपका अगला प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? फोटोग्राफी में हाइपो का इस्तेमाल होता है, उसका केमिकल नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूज पार्ट 3 लेकर आएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।